बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आज हम क्वेश्चन 16 करेंगे। डिस्कस अबाउट सम फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। कौन कौन से जो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, वो देखेंगे हम। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इज लार्जली अफेक्टेड बाय हाउ आर यूजर लर्न। इसमें क्या होता है, हमने एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन किया है जिससे कि हमें पता चलेगा कि किस तरीके से जो लर्निंग है वो हमें इफेक्ट करती है, जो लर्नर्स होते हैं ना लर्निंग करने में। फर्स्ट पॉइंट है मीनिंगफुलनेस इफेक्ट। इसका क्या मतलब है, हाईली मीनिंगफुल वर्ड्स आर इरेजर टू लर्न एंड रिमेम्बर लेस देन मीनिंगफुल वर्ड्स। इसमें क्या होता है, जो लर्नर जब लर्निंग करते हैं तो उसमें कुछ जो वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनका मीनिंग होता है, तो उस वर्ड्स को क्या होता है जो लर्नर्स होते हैं वो इजी तरीके से जो लर्न करने का तरीका होता है वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें इजियर टू लर्न नहीं हो पाता उनसे, क्योंकि जो और ना ही वो जल्दी से उस वर्ड्स को याद कर पाते हैं। परंतु जो जिसका कोई मीनिंग नहीं होता वो वर्ड्स उन्हें बहुत ही जल्दी इजीली तरीके से लर्नर्स को लर्न हो जाता है। This is true whether meaningful is measured by the number of associations the learners has for the word, by frequency of the word, or by familiarity with the sequentially order of letters, or the tendency of the work to elicit clear images। इसमें क्या है, ये कहा भी ये बिल्कुल सही बात है, इसे कहते भी कि बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं उसे मेजर करना बहुत ही आसान होता है। और ये क्या होता है, इनका जो वर्ड्स का जो मतलब होता है वो भी एसोसिएट होता है, जिससे कि लर्नर्स उसे लर्न करके इसी तरीके से उसे लर्न कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका मीनिंग है अगर एक बार उनके दिमाग में रह गया तो उस चीज को इजी तरीके से लर्न कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को जान सकते हैं कि इस वर्ड्स का क्या मतलब है। प्लस में क्या, जो भी वर्ड्स जो एक ही सीक्वेंस में आते हैं या फिर सीक्वेंसली जो वर्ड्स होते हैं लेटर्स के, वो भी फैमिलियर होते हैं, उसे इजी लर्न करना बहुत ही इजी होता है। और जो बच्चे होते हैं उसे लर्न अगर कर लेते हैं अच्छे से तो उसकी जो टेंडेंसी होती है लर्न करने की वो भी अच्छे तरीके से होती है, क्योंकि अगर वो वर्ड्स को अच्छे से लर्न कर पाएंगे तो उसकी जो इमेजेस होती है वो भी अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ इस वर्ड्स का क्या मतलब है, इसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से होता है। तो इस चीज को क्या होता है, वो इमेज करना भी सीख जाते हैं। परंतु इसमें क्या होता है, जो ये लर्नर्स होते हैं वो जो मीनिंगफुलनेस वर्ड्स होते हैं उसे जल्दी लर्न कर लेते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता। परंतु जो मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं उसे लर्न करने में उन्हें थोड़ा टाइम लगता है। An implication is that retention will be improved to the extent the user can make meaning of the material। इसलिए क्या होता है, ये सबसे ज्यादा हम इसमें इम्प्लीकेशन आता है, जिससे कि जो हमारा जो लर्नर्स होता है उसे लर्न करने के लिए उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हमें उसको बार बार मतलब बच्चे के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, जिससे कि वो मीनिंगफुल वर्ड्स को लर्न कर सके। प्लस में हमें उस वर्ड्स के मतलब के मटेरियल्स वगैरह भी दिखाना चाहिए, जिससे कि वो देख के भी वर्ड्स को लर्न करने की कोशिश करें। सेकेंड पॉइंट है हमारा सीरियल पोजीशन इफेक्ट्स। इसमें क्या होता है कि जो भी चीज होती है हम उसे पोजीशंस वाइज या फिर लाइन वाइज चीजों को समझाए, जिससे कि उन्हें जल्दी समझ आ सके। देखेंगे, सीरियल पोजीशन इफेक्ट्स रिजल्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर प्लेसमेंट ऑफ एन आइटम विद इन अ लिस्ट। सीरियल पोजीशन किसी भी चीज का काउंट वाइज या लाइन वाइज या एक जैसे पोजीशन दी गई है उस पोजीशन पे उसका प्लेसमेंट होना। इसलिए जो सीरियल पोजीशन होता है वो इफेक्ट करता है कि कुछ भी चीज जो हमने रखी है किसी लिस्ट में, अगर हमने किसी का नाम 5th पॉइंट पर रखा है, जैसे हमारे रोल नंबर्स होते हैं तो एक वो पर्टिकुलर होते हैं कि रोल नंबर 1 किसका है, रोल नंबर 2 किसका है, तो वो मतलब सीरियल वाइज होता है। उसी तरीके से जब हम उन्हें लर्निंग करवाते हैं या फिर किसी चीज के बारे में समझाते हैं अगर सीरियल वाइज, तो उससे उन चीजों को इजी तरीके से वो समझ पाते हैं। मेमोरी इज बेटर फॉर आइटम्स प्लेस एट बिगनिंग और एंड ऑफ लिस्ट रेदर देन इट इन द मिडल। इसमें क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को लर्न करते हैं तो हमारी मेमोरी क्या होती है, इतना ध्यान देती है, इतना हमारे साथ काम करती है कि जो हमने स्टार्टिंग में कुछ नाम लिखे होते हैं लिस्ट के अंदर या फिर लास्ट में कुछ नाम होते हैं वो चीज हमें जल्दी याद हो जाते हैं कि हाँ पहला नाम इसका था, दूसरा नाम इसका था रोल नंबर में, और लास्ट नाम क्या था रोल नंबर, वो हमें याद रहते हैं। परंतु जो बीच के जो नाम होते हैं या फिर कुछ भी आइटम्स होते हैं वो चीज हमें याद नहीं रह पाती। एन एक्सपेक्टेशन टू दिस सीरियल पोजिशंस इज द डिस्टिंक्टिव इफेक्ट। An item that is distinctly different from the others will be remembered better regardless of serial position। इसलिए हम क्या होता है, एक्सपेक्ट करते हैं कि हम किसी भी चीज को अगर लर्न करना चाहते हैं तो उस चीज को हम सीरियल इफेक्ट से करें, सीरियल पोजीशन से करें, जिससे कि उसका इफेक्ट हमारे दिमाग में ज्यादा टाइम तक रहे और उस चीज को हम ज्यादा देर तक याद कर सके, और वो चीज हमारे रिमेम्बर भी अच्छे तरीके से देते हैं। क्योंकि अगर 4 के बाद 5 आएगा तो हम याद करेंगे कि 4 के बाद क्या है जो हम भूल रहे हैं। इससे क्या होगा, अगर सीरियल से कुछ चीजें होंगी तो वो हमें याद करने में भी आसानी होगी। अगर हम कुछ भूलेंगे भी तो हमें पता चल जाएगा कि हम किस पॉइंट का क्या आइटम भूले हैं या फिर क्या चीज हम भूले हैं।
थर्ड पॉइंट हमारा प्रैक्टिस इफेक्ट। एक्टिव प्रैक्टिस और रिहर्सल improves retention and distributed practice is usually more effective than मैस्ड प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है, जब हम किसी भी काम को करने के लिए, हम अगर किसी चीज के लिए प्रैक्टिस करते हैं और हमें कोई चीज नहीं आती समझ, तो उस चीज के लिए हम बार बार अभ्यास करते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं। और जैसे हम कोई भी जैसे कोई ड्रामा हो गया या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसमें क्या होता है हमें बार बार प्रैक्टिस और रिहर्सल की जरूरत होती है, इससे क्या होगा, हम बार बार वो चीज करते हैं तो वो चीज हमारे अंदर आती है, हम उसमें चीज को इम्प्रूव करते हैं, प्लस में क्या उस चीज को हम अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। इससे क्या होगा, अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उस चीज को हम जल्दी से सीख पाएंगे एज कम्पेयर टू मैस्ड प्रैक्टिस। The advantage to distributed practice is especially noticeable for list, past, presentation, rates or unfamiliar stimulus materials। इसमें क्या होता है, इसका सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज की, तो उस चीज को हम क्या है नोटिस करके रखते हैं कि हाँ हमने पहले क्या हमारे अंदर कमियां थी, फिर हम कैसे कैसे अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आए, उस चीज को अपना हम खुद का पास्ट प्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि हाँ हमारा क्या था, और जो भी हमारे ऑडियंस वगैरह वो हमें इस चीज के बारे में बता सकते हैं, हमें रेट्स दे सकते हैं। और ये क्या होता है, हमारा अनफेमिलियर होता है, जिसमें मतलब जरूरी नहीं होता कि हाँ उस चीज का हम सबके साथ मिलके हमें प्रैक्टिस करनी है। हम अगर किस चीज को सीखना चाहते हैं तो उसका हम सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उसमें जो भी मटेरियल्स वगैरह लगते हैं तो उस चीज को हम खुद से यूज कर सकते हैं। द एडवांटेज टू डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस apparently occurs because mass practice allows a learner to associate a word with only a single context, but distributed practice also associated with many different contexts। इसका एक फायदा ये भी एक होता है, जब हम डिस्ट्रीब्यूट प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा ये फायदा होता है कि जैसे अगर मैस्ड प्रैक्टिस होता है वो अलो करता है लर्नर को कि जो एसोसिएट वर्ड्स होता है, जैसे एक वर्ड्स हो गया कि उसका मतलब सिर्फ एक ही मीनिंग होगा, तो क्या होता है उस एसोसिएट होते हैं, तो उसमें वर्ड्स जो लर्नर्स होते हैं उसे एक वर्ड का एक ही मतलब बताते हैं। परंतु जब हम क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें जितने भी लोग होते हैं हमारे साथ जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उन सबका जो भी मतलब होता है या फिर कोई एक वर्ड हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया, उसके जो मतलब होते हैं, मीनिंग होते हैं, वो अपने तरीके से अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि क्या होता है, हम कोई डिस्कशंस करते हैं तो हमें किसी की राय की जरूरत होती है, तो इसमें क्या होता है सब इंसान अपनी अलग अलग राय देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें जिसकी राय पसंद आती है उसी चीज को हम फॉलो करते हैं। इसी तरीके की इसमें कि जब डिस्ट्रीब्यूट प्रैक्टिस होती है तो इसमें हमारा जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स बताए जाते हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बताए जाते हैं कि किस तरीके से हमें कार्य करना चाहिए, किस चीज के ऊपर हम बेस्ट प्रैक्टिस करें कि जिससे हम जो लर्नर्स हो उसे हम अच्छे तरीके से लर्निंग करवा सकें। फोर्थ पॉइंट है हमारा ट्रांसफर इफेक्ट्स। इसका मतलब देखेंगे, ट्रांसफर इफेक्ट्स आर इफेक्ट्स ऑफ फाइनल लर्निंग ऑन द लर्निंग ऑफ न्यू मटेरियल। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर इफेक्ट नाम से पता चल रहा है कि हमारे जो कोई भी लर्निंग होती है वो ट्रांसफर करती है और ये इफेक्ट करती है हमारे प्रोडक्ट लर्निंग को, क्योंकि जो लर्नर्स होते हैं नए नए मटेरियल्स को देख के न्यू तरीके से लर्निंग करना बहुत ही अच्छे से पसंद करते हैं कि हाँ हमें कोई नई तरीके से लर्निंग करवाई जा रही है, इस चीज में वो ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। पॉजिटिव ट्रांसफर अकर्स व्हेन प्रीवियस लर्निंग मेक्स न्यू लर्निंग इजियर। इसमें क्या होता है, जब हम पॉजिटिव ट्रांसफर करेंगे फिर हम जैसे उनकी जो कोई प्रीवियस लर्निंग होगी और जब उसे लर्निंग करवाएंगे तो हम उससे कुछ रिलेटेड उसे क्वेश्चंस वगैरह पुटअप करेंगे या फिर उससे मिलते जुलते कुछ चीजें पूछने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा जो लर्नर्स होगा उसको भी इसमें इंटरेस्ट आएगा और उसके जवाब वो भी दे पाएंगे और उन्हें ये लगेगा कि हाँ जो हमारे टीचर है वो हमसे इस तरीके से बात कर रहा है कि जैसे कि उन्हें लगे कि हाँ ये कितना हमसे फैमिलियर है, तो उनसे उन चीजों को सीखने में भी उन्हें अच्छा लगेगा और वो नई नई चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। नेगेटिव ट्रांसफर अक्वायर व्हेन इट मेक्स द न्यू लर्निंग मोर डिफिकल्ट। अगर हम नेगेटिव ट्रांसफर करेंगे, कुछ भी मतलब उनसे कुछ पूछेंगे नहीं, कुछ प्रीवियस नॉलेज के बारे में नहीं जानने की कोशिश करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बस आते ही उन्हें पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे और न्यू लर्निंग करवाएंगे, इससे क्या होगा उन चीजों को सीखने में जो लर्नर्स होंगे उन्हें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज होगी। इससे क्या होगा उन्हें के अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आएंगे और उस चीज को वो अच्छे तरीके से स्वीकार नहीं कर पाएंगे। The more that two tasks have in common, the more likely that the transfer effects occur। इसलिए ये जो दो टास्क है बहुत ही ज्यादा कॉमन है और इन्हें ध्यान में रख के ये जो हम लर्निंग करवाते हैं लर्नर्स को तो करवानी चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें पॉजिटिव ट्रांसफर ही करना चाहिए, पॉजिटिव तरीके से बच्चों को लर्निंग करवानी चाहिए। फिफ्थ है इन्फ्लुएंस इफेक्ट। इन्फ्लुएंस इफेक्ट occurs when memory of particular material is hurt by previous or subsequent learning।
इसमें क्या होता है, इन्फ्लुएंस इफेक्ट्स में क्या होता है, जो हमारी मेमोरी होती है या फिर हम पार्टिकुलर कोई मटेरियल होता है जो कि हमें प्रीवियस टाइम में, पहले के टाइम में इफेक्ट कर चुका होता है, जिससे क्या होता है जब हम लर्निंग कर रहे होते हैं तो उस चीज से हमें हर्ट हुआ होता है, मतलब वो जो हम कुछ पढ़ना चाह रहे होते हैं वो हर चीज हमसे लर्निंग नहीं हो पाती, या फिर उस लर्निंग की वजह से हमें मैम से डांट मिली होती है या फिर हमें मैम ने डांटा होता है। इस तरीके से जब हमें उसमें लर्निंग मिली होती है उस लर्निंग के टाइम पे, तो उस चीज से क्या हम हर्ट हुए होते हैं उस मटेरियल से। इन्फ्लुएंस डिफरेंस इफेक्ट्स अकर व्हेन ट्राइंग टू रिमेम्बर मटेरियल दैट हैज प्रीवियसली बीन लर्न। इसमें क्या होता है, जो इन्फ्लुएंस लेटर्स होता है वो हमें रिमेम्बर करता है कि जो हमने पुरानी लर्निंग करी है उसे किस तरीके से की थी, और हम जब फ्यूचर में करते हैं तो उसमें क्या क्या बदलाव लाने चाहिए, उस चीज को हम किस तरीके से ट्राई करें कि हम अच्छे से अच्छा करके दिखा सके। इन्फ्लुएंस इफेक्ट्स आर ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि जो हमारा इन्फ्लुएंस इफेक्ट होता है वो हमेशा नेगेटिव ही आता है, क्योंकि जब हम प्रीवियस जो हमने लर्निंग करी होती है तो उसमें हम बहुत ज्यादा हर्ट हुए होते हैं, उस चीज को हम याद करने में भी, रिमेम्बर करने में भी और उसे ट्राई करने में भी हमें हर्ट फील होता है, तो इससे क्या होता है जो हमारा इफेक्ट आता है वो नेगेटिव इफेक्ट ही आता है। 6th पॉइंट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट अकर्स व्हेन लर्नर्स चंक और कैटेगराइज द इनपुट। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट होता है वो लर्नर्स को क्या होता है कैटेगरी में डालता है, जिससे क्या होता है कि इस चीज को हमें कैटेगरी में फॉलो करते हैं, जैसे कि फ्री रिकॉल ऑफ लिस्ट इज बेटर व्हेन लर्नर्स ऑर्गेनाइज द आइटम्स इनटू कैटेगरीज रेदर देन द अटेम्प्ट टू मेमोराइज द लिस्ट इन सीरियल ऑर्डर। इसमें क्या होता है, उस चीज को हम फ्री रिकॉल करते हैं, बिना किसी लिस्ट के, बिना उसका नाम कहीं एंटर किए उस चीज को हम याद करने की कोशिश करते हैं और उस चीज से हम लर्न भी करते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे वो आइटम्स होते हैं वो एक अलग ग्रुप में होते हैं, अलग कैटेगरीज में होते हैं, जिससे कि हमें बार बार याद करने की, रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं होती, वो हमें मेमोराइज होते हैं, ना कि ऐसे कि जिसे हम सीरियल या लिस्ट में रख सके उस तरीके से। 7th पॉइंट है हमारा लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग इफेक्ट्स। इसमें क्या है, द मोर डीपली अ वर्ड इज प्रोसीड द बेटर इट विल बी रिमेम्बर। इसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डीपली वर्ड को हम जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से प्रोसीड किया गया, और इससे क्या होगा हम बहुत अच्छे तरीके से उस लर्निंग को से लर्न करके रख सकते हैं, क्योंकि जब हम उस वर्ड का मीनिंग अच्छे तरीके से पता होगा तो उस चीज को हमें लर्निंग करने में भी बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। सेमेंटिक इनकोडिंग ऑफ कंटेंट इज लाइकली टू लीड टू बेटर मेमोरी। इससे क्या होगा, उसकी कोडिंग करने में भी हमें बहुत ही ज्यादा आसानी होगी, प्लस में उसे हम बहुत अच्छे तरीके से रिमेम्बर या अपने मेमोरी में ध्यान से रख सकते हैं, क्योंकि वो चीज हमें अच्छे से याद रहेगी। एलिब्रेटिंग इन कोडिंग इम्प्रूव्स मेमोरी बाय मेकिंग सेंटेंस मोर मीनिंगफुल। इसमें क्या होगा, जब हम इससे अच्छे तरीके से लर्निंग करेंगे, उसकी इनकोडिंग बना के रखेंगे, तो इससे जो हमारी मेमोरी होगी बहुत ही शार्प होगी, इसके हम सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे, प्लस में इससे क्या होगा हम मीनिंगफुल वर्ड्स भी बनाना सीखेंगे, जिससे कि जो लर्नर्स होगी उनको बहुत ही ज्यादा इससे फायदा मिल पाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने फैक्टर्स अफेक्टिव लर्निंग के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। इसमें हमने 1 to 7th पॉइंट करे थे। इसके आगे की वीडियो में मैं इसके आगे के पॉइंट्स बनाऊंगी, जिसमें हम 8 to 15th पॉइंट करेंगे। इसलिए आप प्लीज मेरी सेकंड वीडियो भी जरूर देखिएगा और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।